प्रिय छात्रों, ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में भारत और समकालीन विश्व भाग 2 इकाई में पूर्व वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति, क्रांति का अन्य यूरोपीय भागों पर प्रभाव, नेपोलियन का शासनकाल, उदार राष्ट्रवाद की भावना एवं अन्य संबोधों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम इसी अध्याय के शेष अंशों का अध्ययन करेंगे। 1789 में घटित फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में एक नए रूढ़िवाद का जन्म हुआ। सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित ताकतों ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप की सरकारें रूढ़िवादी को अपनाना चाहती थीं। रूढ़िवादियों का मानना था कि समाज और देश की परंपरागत संस्थाओं का संरक्षण जरूरी था। उनका मानना था कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ढांचा, संपत्ति और परिवार के पुराने ढांचे को बरकरार रखा जाए। सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने यूरोप की नई रूपरेखा तय करने के लिए वियना में एक सभा आयोजित की, जिसमें एक संधि निष्पादित की गई। इस संधि का मुख्य लक्ष्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन द्वारा लगाए गए थे। सन 1830 से 1844 के यूरोपीय काल को क्रांतियों का युग माना जाता है। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने एवं विचारों का प्रसार करने के उद्देश्य से कई गुप्त संगठन बनाए गए। इसी क्रम में क्रांतियों का जो युग था, प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों के द्वारा उखाड़ फेंका गया। वियना कांग्रेस 1815 के बाद के यूरोप का यह मानचित्र आपके सामने है, जिसमें रूसी साम्राज्य, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य इत्यादि को दिखाया गया है। यूरोप में घटित घटनाओं एवं सामाजिक तथा राजनीतिक उथल-पुथल के परिणाम स्वरूप विभिन्न राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। इन्हीं में से एक राष्ट्र राज्य था जर्मनी। प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को पराजित कर जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। आपके सामने जर्मनी के एकीकरण का यह मानचित्र है। सन 1866 से 71 के बीच जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। इस एकीकरण में प्रशा के शासक विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने अपनी अहम भूमिका निभाई। यह दृश्य सेंट पॉल की चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का है। यह जर्मनी की पहली सभी के लिए स्वतंत्र रूप से चुनी गई संसद थी। यह चित्र जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष के प्रतीकात्मक रोपण का है, जिसमें जर्मन निवासी स्वतंत्रता के वृक्ष को रोपित कर रहे हैं। यूरोपीय देश इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैप्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 1830 के दशक में ज्यूसेppe मेत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। 1861 में इमैनुअल
द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। इस दृश्य में ज्यूसेपे मेत्सिनी, जो गुप्त संगठन यंग इटली एवं यंग यूरोप का संस्थापक था, को किसी दस्तावेज में हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरस की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। इन सभी निर्जातीय समूहों की अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह में अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपना प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को एक महाविनाश की ओर ले गया। पाठ्यवस्तु विषयक इस वीडियो को अवधानपूर्वक देखने एवं प्रसंगों को समझने हेतु आप सबका हृदय तल से धन्यवाद।